अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ। हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है न्यू कोर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, पहले हम जो है वो मीटर रॉड पढ़ चुके हैं, मेजरिंग टेप पढ़ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर पढ़ चुके हैं, और आज का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। डेफिनेशन और उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पिच ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। और उसके बाद नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ जो है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसकी ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम अपने इस लेक्चर को एक तरतीब के साथ लेके चलेंगे। ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है, लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। तो अगर आप ये पूरा जो है वो टॉपिक जो है वो सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी नहीं बचेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के अंदर कहते हैं इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट the instrument which is used to measure the diameter of a wire or the thickness of a sheet। किसी भी शीट या किसी भी हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी हमारे पास जो कोई भी शीट जो है वो मेटल शीट हो सकती है या प्लास्टिक शीट हो सकती है, उसकी थिकनेस जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अप टू 1/100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक हम इसकी सही पर मैच कर सकते हैं। अब माइक्रोमीटर जो अपना वर्नियर कैलिपर था वो 1 मिलीमीटर जो है उसके 10वें हिस्से तक सही पर मैच कर रहा था। अब जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसकी कैपेसिटी है 1 मिलीमीटर को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद 100वें हिस्से तक सही एक्यूरेट पर मैच जो है वो देता है। तो इसलिए हम जो है वो माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर के बाद हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसकी ज़रूरत पेश आई। अब हम देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, दिखने में ये किस तरह से होती है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसका मैंने स्केच जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो देखिए जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या जी, सबसे पहले उसका एक यू शेप जो है वो हमारे पास स्टड बना होता है। अब इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो एनविल या फिर हम इसको स्टड बोलते हैं। ये यू शेप मेटल फ्रेम इसका होता है, और उसके अंदर हमारे पास आगे फिर क्या होता है जी एनविल या स्टड होता है। उसके बाद हमारे पास स्पिंडल होता है। स्पिंडल के बाद हमारे पास आता है जी स्लीव। अब स्लीव जो होती है ये नट के तौर पे काम करती है, भी देखते हैं जरा कैसे। और जो हमारे पास ये जो इसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड द थिम्बल, स्लीव एंड थिम्बल। और उसके बाद हमारे पास आता है जी रेचेट। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो ये हमारे पास स्लीव वाला जो पोर्शन है इसका स्लीव वाला, अब ये स्लीव वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास एक नट की तरह काम करता है। और ये जो थिम्बल वाला जो पोर्शन है इट इज़ अ बोल्ट, और ये थिम्बल जो है ये स्पिंडल जो है इसके साथ जो है वो आपस में अटैच होता है। अब जो स्पिंडल जो है जब हम इसके ये सारा अंदर से हॉलो सिलेंडर होता है, खाली सिलेंडर होता है, जिसके अंदर ये जो जब हम इस थिम्बल को मूव करवाते हैं तो ये बोल्ट ये जो नट जो है ये हमारे पास जो बोल्ट जो होता है ये इस नट के अंदर जो है वो मूव करता है जो है
लेफ्ट एंड राइट। ये या इस तरफ मूव कर सकता है या फिर ये इस तरफ मूव करता है। इसकी मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि आप थिम्बल जो है उसको किस तरह से रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको रोटेट करवा रहे हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हमने अब थिकनेस या उसका कोई भी वायर जिसकी हमने उसका डायमीटर जो मेजर करना होता है, उसको हम एनविल और स्पिंडल के दरमियान रखते हैं। अब जब दरमियान रखेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो थिम्बल जो है उसको रोटेट कराना पड़ेगा। अब ये वाला जो पोर्शन जो है ये भी हमारे पास इस थिम्बल का पोर्शन है, लेकिन इस हिस्से को थोड़ा सा रफ किया हुआ है, इसकी फ्रिक्शन को इंक्रीज किया कि थोड़ी सी ग्रिप अच्छी बन जाए। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो जो हमारे पास स्पिंडल जो है, स्पिंडल मूव फॉरवर्ड, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से जब हम इसको रोटेट करवाते हैं तो ये हमारे पास स्पिंडल जो है वो मूव फॉरवर्ड, ठीक हो गया। तो अब जब हम इस स्पिंडल को मूव कराते जाते हैं तो ये हम थिम्बल को जब मूव कराते जाते हैं तो ये स्पिंडल जो है हमारे पास आगे मूव करता जाता है, और कोई भी चीज़ जिसकी हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी होती है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, और जो है स्पिंडल को इतना आगे मूव करवाते हैं कि ये चीज़ उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब हम मज़ीद उसको रोटेट करवाएंगे तो उससे हमारे पास इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस स्पिंडल के ऊपर जो है वो थ्रेडिंग बनी होती है, चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो जब हम पीछे से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो चूड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जीरो एरर क्रिएट हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए हमने ये रैचेट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब रैचेट जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास ये इसी थिम्बल का ही पार्ट है, इसने भी मूव थिम्बल को ही करवाना होता है, लेकिन ये थिम्बल जो है उसकी अवर टाइटनेस जो है उसको जो है वो रोकता है, ठीक है। रैचेट प्रिवेंट द अवर टाइटनिंग बाय मेकिंग द ए क्लिक, क्योंकि जब हम इसको रोटेट करवाते हैं तो ये क्लिक क्लिक की आवाज़ देना शुरू हो जाता है। तो वन क्लिक के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें फुली तौर पे टाइट हो चुका है। अगर आप इसको मजीद रोटेट करवाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आप लोगों के स्पिंडल के ऊपर जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं वो खराब हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, इसमें जीरो एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें जी, अभी मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये जो स्लीव है, ये स्लीव जो है ये नट के तौर पे काम करती है। इस स्लीव का ये हॉलो सिलेंडर होता है और इसके अंदर वाली साइड पे चूड़ी बनी होती है, और ये जो हमारे पास थिम्बल जो है और स्पिंडल जो है ये एक ही पार्ट होता है, और इसकी ऊपर वाली साइड पे चूड़ी बनी होती है। तो जब हम ऐसे करके इसके अंदर उसको फिक्स करते हैं तो वो चूड़ी जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो ये जो आप समझ लेंगे ये थिम्बल है, ये हमारे पास स्लीव है, और ये आगे स्टड निकलता है। जब आप इसको रोटेट करवाते हैं तो वो स्टड ऊपर नीचे जो है वो या आगे पीछे जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये तो इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू था, वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके स्केल्स की बात करते हैं। इसके ऊपर दो स्केल्स होते हैं, एक स्केल ये वाला जो स्लीव के ऊपर बना हुआ है, और एक स्केल वो वाला जो थिम्बल के ऊपर जो है वो हमारे पास बना हुआ है। अब जो स्लीव के ऊपर जो स्केल बना हुआ है वो एक लाइन के ऊपर बना हुआ है, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये उसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल जो है वो स्लीव के ऊपर आ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम टाइट करते जाएंगे तो ये सर्कुलर स्केल जो है वो स्लीव के ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये वाली हमारे पास बन जाएगी फिक्स स्केल, और ये हमारे पास बन जाएगी मूवेबल स्केल, एज वी डिस्कस अर्लियर इन द टॉपिक ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अच्छा, अब इसकी एक सेंट्रल लाइन होती है, एंड इस लाइन के ऊपर जो है वो हमने स्केल बनाया होता है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द इंडेक्स लाइन, ठीक है। तो जब हमने इसको रोटेट करवाते हैं, थिम्बल को रोटेट करवाते हैं, तो ये स्केल भी उसी के साथ जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो अब वो वाला स्केल जो स्लीव के ऊपर बना होता है दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल, और जो हमारे पास थिम्बल के ऊपर स्केल बना होता है दैट इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर फिर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं जी। मेन स्केल, और फिर हमारे पास आ जाएगा जी सर्कुलर स्केल। अब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल जो है इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। मेन स्केल का सिंबल लिख लेते हैं जी, MF, इज ऑन द स्लीव।
ये स्लीव के ऊपर बना होता है। एंड वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर। अब ये 0.15 मिलीमीटर भी हो सकती है और ये हमारे पास 1 मिलीमीटर भी हो सकती है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी उस पर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे हमने यूज़ करना है। अब हमारे पास जो सर्कुलर स्केल जो है वो क्या होता है, ठीक है जी, सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल जो है वो कहाँ पर सर्कुलर, इट इज ऑन द थिम्बल। ये थिम्बल के ऊपर बना होता है। एंड it is divided into 50 equal part or 100 parts। हाँ जी, मैंने इसको बोला कि इसको हम 50 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं या फिर 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर हमारे पास जो मेन स्केल जो है, मेन स्केल के ऊपर अगर वन स्मॉल डिवीजन जो है आपने 5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर की रखी हुई है, तो फिर आपने अपनी सर्कुलर स्केल जो है उसको 50 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, डिवीजन उसके 50 पार्ट्स बना देने हैं। अगर आप लोगों का मेन स्केल जो है बेटे वो अगर 1 मिलीमीटर का है, तो आपने अपना जो सर्कुलर स्केल जो है उसको आपने 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो ये पार्ट्स 100 होंगे, तो ये डिपेंड करेगा अगर मेन स्केल के ऊपर रीडिंग 1 मिलीमीटर है, और ये पार्ट्स जो है 50 होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों की मेन स्केल की रीडिंग जो वो 0.5 मिलीमीटर है। तो ये आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो डिसाइड करती है कि आपने जो सर्कुलर स्केल जो है उसको आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या फिर आपने उसको जो है वो आपने, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी मेंस के रीडिंग डिसाइड करती है कि ये आप लोगों का जो है वो ये इक्वल 100 पार्ट्स 50 पार्ट्स में डिवाइड होगा या फिर 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ पिच। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है स्क्रू गेज जो है उसकी पिच जो है वो क्या होती है। अब पिच को समझना ये थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट है, इसको देखना है आप लोगों ने। देखें ये हमारे पास जो है वो थिम्बल है, इस थिम्बल को मैं पकड़ूंगा, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना शुरू कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना शुरू कर देता हूँ। लो जी, इसकी मैं एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कराता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन जो है मैं करवा देता हूँ, ठीक हो गया। अब जब इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन करवाऊंगा तो मेरे बेटे ये जो हमारे पास ये इसकी ये जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन से इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। ये इसकी नई पोजीशन आ जाएगी और उस दौरान ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। और इसी तरह ये आप लोगों का जो थिम्बल है ये भी स्लीव के ऊपर जो है वो 0.5 मिलीमीटर जो है उसका डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगा। अब ये डिस्टेंस किसके साथ मशरूत है, ये डिस्टेंस मशरूत है टू 1 कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आप इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज करते हैं तो देन इट मूव बैकवर्ड। अगर आप लोगों की रोटेशन जो है वो आपकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, जब रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों का जो स्पिंडल है वो यहां पर आ जाएगा, सूरत वही बनेगी, डिस्टेंस वही होगा 0.5 मिलीमीटर का। और इसी तरह ये आप लोगों का जो थिम्बल है ये 0.5 मिलीमीटर जो है वो मूव कर देगा टुवर्ड दी राइट। अब यहां पे हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हमारे पास एक जो रोटेशन है, एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो हमारा जो स्पिंडल है उसको
जितना आगे मूव कराती है या जितना पीछे मूव कराती है, दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पिच वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल। ठीक है, आपके पास जो थिम्बल जो है उसकी वन कंप्लीट रोटेशन जो है वो क्या करेगी, मूव। अब ये जो इसकी कंप्लीट रोटेशन जो है मेरे बेटे, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक हो गया, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। द वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द थिम्बल मूव द स्पिंडल 0.5 millimeter or backward, वो आगे या पीछे जो है वो मूव करता है। इट इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑफ, किसके कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑफ स्पिंडल is called pitch of screw gauge। लेकिन ये था हमारे पास जी पिच। अब हम जरा अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर मूव करते हैं जी। वो हमारे पास है जी लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। लीस्ट काउंट, अब लीस्ट काउंट क्या है जी, स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम द स्क्रू गेज इज कॉल्ड द स्क्रू गेज ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब हमारे पास बेटा जी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब जब देखिए जी हमारे पास इस जो स्क्रू गेज है इसकी पिच है जी 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी है जी, 50 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 0.01 मिलीमीटर। ले जी, ये हमारे पास बन गया जी लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए हम फिर क्या कर सकते हैं, हम 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक एक्यूरेट पमैश कर सकते हैं। इतनी पमैश करने की एबिलिटी होती है हमारे पास स्क्रू गेज की। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इसका लीस्ट काउंट। अब हम देखते हैं कि हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी रीडिंग जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर ही देखते हैं कि उसकी जो हमने रीडिंग जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। हम लीस्ट काउंट लिख लेते हैं यहाँ पर।
ये बन जाएगी हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। हाँ जी, 0.01 मिलीमीटर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब ये 0.01 सेंटीमीटर जो है, ये रीडिंग जो है यहाँ पर हमारे जो रीडिंग कम इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उससे हम जितनी भी रीडिंग्स लेंगे मोस्टली हमारे पास मिलीमीटर के अंदर ही होंगी, इसलिए हमें ये सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लिखा मैंने इस तरह से, इससे रिलेटेड कोई भी MCQs जो है वो आ सकता है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है जी, हाउ वी कैन फाइंड द length of an object by using screw gauge। तो स्क्रू गेज की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने, रीडिंग लेने के लिए भी हमारे पास दो तरह की रीडिंग जो है वो हमने मेजर करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी जी, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज बनेगी वो सर्कुलर स्केल रीडिंग बनेगी। तो फिर हम पहले मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, फिर हम सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे, फिर हम दोनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, वो हमारे पास बन जाएगी जी कैलकुलेटेड रीडिंग। और उसके बाद फिर जब हम उसमें जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है उसको एडजस्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, एक्चुअल रीडिंग बन जाएगी। तो मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको स्क्रू गेज के अंदर हमने रखा हुआ है उसका हमने जो एक उसकी जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो दिखाया गया है, उसको हम देखते हैं जी। हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास 0.5, 1, 1.5, ये हमारे पास 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6 एंड 6.5। अब देखें जी हमारे पास जो इसका जो थिम्बल जो था उसके सामने आपने जस्ट बिफोर द थिम्बल आपने देखना है कि कौन सा डिजिट जो है वो मेन स्केल के ऊपर आप पास कर चुके हैं। तो अब देखें जी हमारे पास इस रीडिंग के अंदर जो मेन स्केल रीडिंग है उस वो 6.5 है। तो 6.5 जस्ट क्रॉस किया किसी ने, हमारे पास इस थिम्बल ने पास किया, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, हमारे पास बन जाएगी जी मेन स्केल रीडिंग। ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, मेन स्केल रीडिंग बन जाएगी ये वाली। मेन स्केल रीडिंग। तो अब ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी बन जाएगी जी, आपने मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या चेक करना है, आपने चेक या फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, मार्किंग ऑन मेन स्केल। आपने मार्किंग, वो वाली मार्किंग फाइंड आउट करनी है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर, जो जस्ट बिफोर दी थिम्बल। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या माना जी, हमारे पास मेंस की रीडिंग जो बन रही है वो हमारे पास बन रही है जी 6.5। अब 6.5 कौन से है, ये 6.5 सेंटीमीटर नहीं है मेरे बेटे, ये 6.5 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास, तो मेंस के रीडिंग हमारे पास फिर क्या बन जाएगी जी, मेन स्केल रीडिंग। तो मेंस के रीडिंग हमारे पास बन जाएगी जी 6.5 मिलीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है इसका वो है जी, इसकी फाइंड आउट करना सर्कुलर स्केल रीडिंग।
सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के देखेंगे हमारे पास सर्कुलर स्केल का की कौन सी मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही होती है इंडेक्स लाइन के सामने। क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर कौन सी जो मार्किंग है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन के सामने आ रही होती है। तो यहां पर देखें जी हमारे पास ये 25 जो है ये हमारे पास मार्किंग है किसकी, सर्कुलर स्केल की, और ये बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने आ रही होती है। ठीक हो गया जी, अब मेरे ख्याल से आप बात फॉलो कर गए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये बन जाता है हमारे पास कोइंसाइडेड डिजिट, या फिर हमारे पास ये 25 है, ये कोइंसाइडेड डिजिट बन गया। तो फिर हमने क्या करना है, फाइंड द मार्किंग, फाइंड द मार्किंग किधर फाइंड आउट करनी है, ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर आपने मार्किंग फाइंड आउट करनी, कौन सी मार्किंग, विच इज इन लाइन टू द इंडेक्स लाइन, जो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने होती है, आपने वो वाली जो है वो मार्किंग फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या बन रही है जी, फॉर एग्जाम्पल विच इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब ये मार्किंग आ गई, तो क्या ये मार्किंग सर्कुलर स्केल रीडिंग है, नो वन, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग फिर क्या बनेगी, अच्छा अब सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दिस मार्किंग अभी ये उसी की मार्किंग की बात हो रही है जो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने सर्कुलर स्केल की, विद लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो अब आएगी हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये क्या बनेगी, कोइंसाइडेड डिजिट या कोइंसाइडेड मार्किंग, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइडेड मार्किंग हमारे पास कितनी आ गई जी, 25, और लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आ गया जी, 0.01 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या बन जाएगी, 0.25 मिलीमीटर। अब हमने क्या करना जी, अब हमने फाइंड आउट करनी है जी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया जी, मेन स्केल रीडिंग, दूसरा हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू की। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी जी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी बन जाएगी जी, 6.5 मिलीमीटर प्लस 0.25 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6.75 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6.75 मिलीमीटर। अब देखिए जी, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू तो बन गई, लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू बनी है, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है अभी, कि जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू वो क्या है, वो किस पर डिपेंड करती है, फिर वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है।
हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसके में किसी किस्म का कोई जीरो एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास जीरो एरर है तो पहले हमने उस जीरो एरर को फाइंड आउट करना है और उसको हमने अपने इस एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर एडजस्ट करना है एंड इट विल गिव अस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जीरो एरर, ठीक हो गया जी। अब जीरो एरर फिर क्या है? जीरो एरर को समझने के लिए ये मैंने 3 डायग्राम्स जो हैं वो ड्रा की हुई हैं, ये हमें जीरो एरर को समझने के अंदर मदद देंगी। जीरो एरर को चेक करने के लिए आपने क्या देखना है जी, हमारे पास ये इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखें इस डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, ये लाइन कौन सी है जी? इंडेक्स लाइन है, ठीक हो गया जी। अब यहां पे देखिए ये इंडेक्स लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के बिल्कुल आमने सामने आ रही है। अगर हमारे पास इंडेक्स लाइन, ये वाली जो इंडेक्स लाइन है, ये सर्कुलर स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने अगर आ जाती है, जैसे ये सिचुएशन बनी हुई है, तो हमारे पास कोई जीरो एरर नहीं होगा, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो करेक्ट होगा, उसमें किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। अगर हमारे पास ये देखें ये इंडेक्स लाइन जो है वो जीरो के सामने नहीं आ रही, जीरो जो है वो नीचे रह गया और हमारी इंडेक्स लाइन जो वो ऊपर चली गई, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जीरो और इंडेक्स लाइन एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो इसका मतलब है कि जीरो एरर हमारे रीडिंग जो है उसके अंदर जीरो एरर वो मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जीरो एरर देखना है कि ये जीरो एरर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब देखें जब हम अपनी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अब जरा देखें कि आपकी इंडेक्स लाइन जो वो 5 के सामने आ गई है, इसका मतलब है कि जो आपकी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसने पहले से कुछ लेंथ मेजर करके वो इसमें ऐड कर दी हुई है। तो मतलब यह है कि जब आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जब लेंथ आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करेंगे, जो ये वाली सिचुएशन शो कर रहा होता है, वो आपको एक्चुअल वैल्यू से बड़ी वैल्यू जो है वो दे रहा होता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास आती है उसमें से जो एरर होता है उसको माइनस करना पड़ता है, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बन जाती है। तो अब ये देखें ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से बड़ी वैल्यू जो है वो शो करवा रहा है, तो देन इट्स जीरो एरर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। तो अब इस सिचुएशन के ऊपर देखते हैं, अब इस सिचुएशन के ऊपर देखें ये इंडेक्स लाइन है और जीरो। अब इसका मतलब है कि अभी जीरो तक पहुंचने के लिए हमें कुछ फासला ट्रैवल करना पड़ना है, हम जीरो से पीछे हैं, 95 के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी हम रीडिंग लेंगे तो वो 95 से फिर 96, 97, 98, 99, 100 और फिर हम जीरो पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि उस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को पहले कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, आप लोगों की स्पिंडल को डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि जो आप वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू से छोटी है, ठीक हो गया। तो आपका जो जीरो एरर है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो उस नेगेटिव छोटी वैल्यू को फिल करने के लिए जितना आप नेगेटिव जीरो एरर लोगे उसको आप एक्चुअल वैल्यू के अंदर ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे अगर जीरो एरर जो है अगर पॉजिटिव आ जाता है तो जीरो करेक्शन क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका जीरो एरर जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो आपका जीरो करेक्शन जो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा टू कंपनसेट दिस प्रॉब्लम, और इसमें आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू कंपनसेट दिस प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जीरो एरर की डेफिनेशन फिर क्या है? जीरो एरर एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा? इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल is not in front of इंडेक्स लाइन। अगर वो इंडेक्स लाइन के सामने नहीं है तो फिर जीरो एरर होगा, ठीक है। तो जीरो एरर फिर आगे कौन सा जी, वो पॉजिटिव जीरो एरर है या फिर नेगेटिव जीरो एरर है? ठीक है, अब जरा देखें जी, अगर आपके पास
जो जीरो सर्कुलर स्केल का वो बिलो है इंडेक्स लाइन के, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल is below the index line, then zero error is positive. ठीक है, तो अब नेगेटिव जीरो एरर जब वो क्या होगा, ठीक है, वो नेगेटिव जीरो एरर इसके उल्ट होगा, क्या बनेगा, इफ द जीरो, इथे भी डाल आ रहा, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज, अब बिलो था, अब क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा, अबव दी इंडेक्स लाइन, अगर वो इंडेक्स लाइन के अबव होगा देन जीरो एरर इज नेगेटिव। ठीक हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है उसका जो अब लास्ट वाला पोर्शन जो रह गया, अब ये देखें, हमने ये बात कर ली है कि हमारे पास जीरो एरर होगा, तो हमने ये भी चेक कर लिया कि जीरो एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हमने इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया कि हमने जीरो एरर जो है उसको चेक कैसे करना है कि हमारे अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर एरर है तो वो कितना है और उसको हमने करेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा सिंपल है, अभी हम पहले करके आ चुके हैं। अब जरा देखें जी, आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के जो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो हमारे पास इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने जो है वो आ रहा है। ठीक हो गया। तो जीरो करेक्शन मैं एक ही फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला आप खुद करेंगे। अब मैं बात करता हूं जीरो करेक्शन। ठीक है, तो क्या करना जी, फाइंड दी मार्किंग ऑन, कहां पे जी, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर आपने मार्किंग जो है फाइंड आउट करनी, कौन सी मार्किंग, इन लाइन विद, किसके साथ, इन लाइन विद दी इंडेक्स लाइन, जो इंडेक्स लाइन के साथ इन लाइन है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास ये फिगर जो बी है, ये ए था और ये हमारे पास सी थी, उसकी हम बात करते हैं एज शोन इन फिगर बी। ठीक हो गया जी। वो हमारे पास क्या बन जाती है जी, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास बन जाता है जी 5। अब हम क्या करेंगे जी अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई इट विद लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसको स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, जीरो एरर हमारे पास आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास आ जाएगी जी ये आ जाएगी 0.05 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास जीरो एरर आ गया। अब ये जीरो एरर कौन सा है जी, मेरा बेटा ये जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, पॉजिटिव वाला मैंने फाइंड आउट किया, नेगेटिव वाला आप खुद फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं जीरो करेक्शन की। थोड़ा सा हमें रेस करना पड़ेगा।
यहाँ के हम आउट ऑफ फ्रेम जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं रेज करता हूँ। तो जीरो करेक्शन, मैंने क्या बोला था कि जो जीरो एरर का साइन होगा उसको चेंज करेंगे वो जीरो करेक्शन बन जाएगा। तो जीरो करेक्शन इज माइनस 0.05 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी, ये एक्चुअल वैल्यू कब बनेगी? अब देखिएगा, एक्चुअल वैल्यू ये मेरे पास बन जाएगी 6.75 माइनस 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगी 6.70 मिलीमीटर। अच्छा, अब ये वैल्यू आपने उस वक्त एडजस्ट करनी है जब आपके पास कोई जीरो एरर होगा। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे आप 0 रख के इसी आपके कैलकुलेटेड वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू जो है वो बना सकते हैं। तो लो जी, ये हमारे पास आ गई जी कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेंथ या फिर विड्थ ऑफ अ थिकनेस ऑफ अ शीट। ले जी, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग डेप्थ के अंदर जाके मैंने आपको समझाई है